तो हम लोगों ने आवृतबीजियों के बारे में पढ़ लिया है ना, उनका व्यक्तिवृत्तीय मतलब उनका ओंटोलॉजी वगैरह पढ़ ली हमने, क्या कैसे होते हैं, कैसे उनमें विकास होता है, कैसे बीज बनता है। ठीक है, तो ये तो छोटी सी कहानी थी, है ना, जो काफी दिनों में जाके पूरी हुई। तो आगे इसमें ये है कि कुछ एक टर्म्स हैं जो आपको परागण से संबंधित हैं, कई बार पूछ लेते हैं, जो एक्स्ट्रा है उस टॉपिक में वो बता देती हूँ। उसके बाद फिर हम आगे टेक्सोनॉमी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब आपकी 2 यूनिट फिनिश हो गई। ठीक, तो परागण में कुछ टॉपिक ऐसे आते हैं, जैसे हिंदी में भी उसको यही बोलते हैं और अंग्रेजी में भी यही बोलते हैं, मिरमैकोफिली। एक होता है मिरमैकोफिली और एक शब्द और होता है किरेप्टोफिली। वैसे तो ये बताया था लेकिन डिटेल नहीं बताई ना, किरेप्टोफिली। ये 2 टर्म्स हैं। देखो भाई, मिरमैकोफिली का मतलब है जब चींटियों के द्वारा परागण हो। ठीक है, चींटियों द्वारा परागण होता है। जैसे मीठे हैं ना कुछ फल, इनके परागकण वगैरह मीठे हैं, वहां होता है गिलहरी वगैरह के द्वारा। क्रेप्टोफिली जो है वो बैट मतलब चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। तो चमगादड़ के द्वारा किसमें होगा, जो रात में खिलते हैं ना, जैसे कदम्ब का पेड़ होता है ना, कदम्ब जो है उसके अंदर होगा, तो वो चमगादड़ के द्वारा। क्रेप्टोफिली, मिरमैकोफिली मतलब चींटियों के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा आपको पूरा क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब आगे वेलिस्नेरिया में वाटर के थ्रू होगा, तो वो सब तो आप पढ़ ही चुके हैं। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे हम टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, टेक्सोनॉमी शब्द है ना, वैसे तो डी कंडोली ने ज्यादा बेस्ट क्लासिफिकेशन दिया था, लेकिन उससे भी ज्यादा सिस्टमैटिक्स शब्द, एक शब्द होता है सिस्टमैटिक्स। ठीक है, वो किसने, क्योंकि टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, वर्गीकी। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, वर्गीकी। वर्गीकी का मतलब जिसमें हम वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण कैसे भाई, हमें पता है प्लांट की स्टडी को क्या कहते हैं, पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन थे, थियोफ्रेस्टस। अब थियोफ्रेस्टस ने इतना सब कुछ बता दिया है ना, कि पेड़ पौधे जो हैं उनको 3 सेक्शन में बांटा था उन्होंने। ठीक है, वृक्ष, झाड़ी और शाख, है ना। शाख का मतलब जिनमें लकड़ी नहीं होती है, जैसे पालक है, मेथी है, बथुआ है, शाख। उसके बाद झाड़ी, झाड़ी जो लंबी नहीं होगी लेकिन फैलेगी, है ना, लेकिन काष्ठीय तना होगा उसका। फिर उसके बाद आते हैं वृक्ष। तो वृक्ष में तो बहुत काफी बड़े पेड़ हो गए, है ना, और उनमें खूब सारी पत्ती वगैरह, तना वगैरह काफी बड़ा होगा, एक लेंथ होगी प्रॉपर उनकी। तो वो सब पढ़ा, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से हम पढ़ नहीं सकते, है ना, क्योंकि उसको अरेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कहाँ से कैसे क्या उठाएं, कहाँ से शुरुआत करें, है ना। तो टेक्सोनॉमी का फादर जो कहा जाता है, हालांकि और भी वैज्ञानिक रहे जिन्होंने अपने अपने स्तर पर इसको समझाने की कोशिश की, लेकिन सबसे बेस्ट नाम किसका आता है, कैरोलस लीनियस। वैसे कैरोलस लीनियस का एग्जैक्ट नेम ये था नहीं, लेकिन उन्होंने, आपको पता होगा, बाइनोमियल थ्योरी दी थी। ठीक, कैरोलस लीनियस, तो उनका नाम ये था नहीं, लेकिन कई बार होता है ना कि कोई कुछ लोग अपनी बात को इतने पावरफुल तरीके से सोसाइटी में मनवाना चाहते हैं कि वो उसका प्रभाव अपने ऊपर भी देखते हैं, है ना। मतलब कैरोलस लीनियस ने अपना नाम नेम और सरनेम के हिसाब से रख दिया, जिससे द्विनाम पद्धति शुरू की गई थी, है ना। द्विनाम यानी कि हर चीज का वैज्ञानिक नाम होना चाहिए। हर, हालांकि आप पढ़ोगे कि पादप के नामकरण की विधि जंतुओं के नामकरण की विधि से थोड़ा सा अलग होती है। ठीक है, अब द्विनाम पद्धति में क्या है, पहले क्या आता है, वंश का नाम, और उसके बाद क्या आता है, जाति का नाम। ठीक है ना, तो उनको लिखते हैं। तो अगर टाइपिंग कर रहे हैं, वो सारी नॉमेनक्लेचर के आप मेथड्स पूरा पढ़ेंगे। टाइपिंग करते हैं तो बोल्ड इटैलिक्स में डालते हैं उन्हें, और अगर टाइपिंग नहीं कर रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, तो क्या करते हैं, दोनों का नाम अलग अलग लिख के दोनों के नीचे अंडरलाइन अलग अलग करते हैं। जैसे आम का नाम क्या होता है, मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका है ना। तो या इसके अलावा नीम, नीम का साइंटिफिक नेम क्या होता है, एजा डायरेक्टा इंडिका, है ना।
तो इस तरीके से जो अलग अलग नाम है तो उनमें क्या करते हैं, अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। वो सब नामकरण की पद्धति बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं कि कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले एक शब्द प्रयोग किया था जिसका नाम क्या था, सिस्टमैटिक्स। चाहे इंग्लिश में कहो या हिंदी में कहो, ठीक है, क्योंकि सिस्टमैटिक्स की अब हिंदी बनाने निकले तो बड़ी समस्या हो जाएगी, ठीक है। जैसे रेल, रेल एक पुर्तगी शब्द है, ट्रेन एक अंग्रेजी शब्द है, उसका हिंदी में क्या बोलोगे आप, लौह पथ गामिनी, तो बड़ा हास्यास्पद हो जाता है कई बार, है ना, टिपिकल जबरदस्ती कुछ चीजें। तो कैरोलस लिनियस ने अपना खुद का भी नाम साइंटिफिकली चेंज करने किया, 2 नाम के हिसाब से रखा और एक वर्ड दिया सिस्टमैटिक्स, ठीक है। उनकी काफी सारी बुक्स हैं कि सिस्टेमा नेचुरी, है ना, जूलॉजिक, फिलोसफिक, इस तरीके से। तो सिस्टमैटिक शब्द का मतलब है किसी भी चीज का वर्गीकी रूप में अध्ययन करना, यानी कि जो पौधे हैं उन पौधों को सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज किया, ठीक है। उसके लिए इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा मुश्किल होता है। पहले हम इंग्लिश में एक ट्रिक बताते हैं आपको, ना, कपिल शर्मा कॉमेडी शो, फैमिली गॉसिप साथ में, ठीक है, साथ में बैठ के फिल्म देखोगे तो फिर क्या गॉसिप बनने लग जाती है। तो उस हिसाब से है, के मतलब होता है किंगडम, किंगडम का मतलब हो गया जगत, ठीक। उसके बाद फाइलम, फाइलम वर्ग जो है वो यूज किया जाता है एनिमल्स के लिए, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम तो पादप विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पी नहीं यूज करके डी यूज करते हैं। डी मतलब डिवीजन, डी मतलब डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है प्रभाव। ये सब क्या है, वर्गक बोले जाते हैं, ये क्या है, वर्गक। और वर्गक को हिंदी में वर्गक और इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेक्सॉन। तो एक वचन हो गया, और टेक्सा जो है वो इसका प्लूरल फॉर्म हो गया, ठीक है, सॉरी, टेक्सा ये आएगा, ठीक है, टेक्सॉन या टेक्सा। तो वर्गकों में बांटेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, जिसमें सबसे ज्यादा समानता है उन्हें सबसे पहले रखा जाएगा, है ना। ये क्या हो गई, क्लास, क्लास का मतलब वर्ग। ये हो गया ऑर्डर, ऑर्डर को कहते हैं गण। फैमिली, फैमिली को क्या कहेंगे, कुल, है ना, यहाँ परिवार थोड़ी ना आएगा, यहाँ क्या कहेंगे, वंश। और एस मतलब स्पीशीज, मतलब हो गया जाति, ठीक है। तो ये हो गए वर्गक। इन वर्गकों में मतलब क्लासिफिकेशन शब्द आएगा आगे, है ना। क्या किया जाएगा कि टेक्सोनॉमी यानी वर्गीकी, वर्गीकी के अंदर हम वर्गीकरण को पढ़ेंगे। सिस्टमैटिक्स का मतलब है कि पौधों को या जीवों को एक वर्गीकरण मतलब विभिन्न वर्गकों में विभाजित करके उनकी समानता के आधार पर पहले हम उनको अरेंज करते हैं और फिर उसके बाद हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से वर्गकों में अरेंज करेंगे, ठीक है ना, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ठीक। देन आफ्टर इसमें डिवाइड करने के इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पूरी पढ़ाई तो सिस्टमेटिक्स हो गई, टेक्सोनॉमी। अब उसको सिस्टमेटिक्स ना कह के हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी कहते हैं, क्योंकि अब उसका आगे फिर इसमें क्लासिफाई करेंगे, यानी वर्गीकरण, वर्गीकृत कर दिया, किसमें, वर्गकों में बांट दिया। किसके आधार पर, 3 शब्द पढ़ेंगे आप, देखो भाई, इंग्लिश में हो या हिंदी में, एक वर्ड आता है मॉर्फोलॉजी, दूसरा मॉर्फोलॉजी के बाद आएगा एनाटॉमी, और तीसरा फिजियोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी का मतलब है बाह्य आकार की, बाह्य संरचना के आधार पर पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको कोई वर्ड बोलूँ लोटस, गुलाब, या कमल, या सूरजमुखी, तो इस तरीके से मैंने आपको वर्ड्स बोले तो आपके दिमाग में क्या है, उन फूलों की पिक्चर आई दिमाग में, सोचने लग गए आप उस हिसाब से, है ना। जैसे गुलाब बोला तो आपने अब येलो, रेड, जो भी आप सोच सकते हो वो सोचोगे, ठीक है। तो वो रोज की क्या है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, मतलब बाहर से दिखने में गुलाब कैसा होता है वो उसकी बाह्य आकार की हमें पता चल गया, ठीक है। जैसे मैंने कहा चिड़िया, तो चिड़िया के बारे में अब आप सोचने लगे तो क्योंकि आपको पता है कि उसकी बाह्य संरचना कैसी है ना। तो वो क्या हो गया, मॉर्फोलॉजी। देन आफ्टर एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब होता है आंतरिक संरचना, ठीक है। अब आंतरिक संरचना में क्या क्या चीजें हो गई, आंतरिक संरचना में आ जाएगा आपके जैसे हार्ट, किडनी, लंग्स,
आंतरिक संरचना में आ गई। जैसे हमने कहा कि एक चिड़िया का हृदय, या पौधों में कहा हमने जाइलम, फ्लोएम, ठीक है। जाइलम को क्या कहते हैं, दारू ऊतक, और फ्लोएम को क्या कहते हैं, पोषवाह ऊतक, है ना। तो वो सब क्या हो गया, उसकी आंतरिक संरचना, वलकुट वगैरह, जो आप सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हो। देन आफ्टर फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी के अंदर आता है, उसको कहते हैं हिंदी में कार्यकी विज्ञान। कार्यकी का मतलब है कि वो काम कैसे कर रहा है, यानी जाइलम फ्लोएम आपस में है तो सही, लेकिन वो अरेंज कैसे हैं। जैसे एधा होती है ना। एधा का मतलब क्या होता है, कैम्बियम, इंग्लिश में कैम्बियम कहते हैं। वो क्या है, जाइलम और फ्लोएम दोनों बनाएगी, है ना। ज्यादातर उसकी ग्रोथ जो होती है वो अंदर की तरफ होती है। तो जाइलम फ्लोएम जब बनते रहेंगे तो क्या होगा, वो एक साल में पूरी एक रिंग बनाती है, सब पढ़ा होगा आपने, है ना। तो वो किस तरीके से रिंग बनाएगी, एक साल में एक रिंग बनाएगी। उससे हम क्या कर सकते हैं, उम्र का पता लगा सकते हैं। जैसे बड़े पेड़ का अगर तना काट दिया जाए और कटने के बाद वो ऐसे रखा हुआ हो ना कहीं पर, तो आप उसमें देखोगे नीम वगैरह के में कि यहाँ पर ऐसे कटे हुए हिस्से में गोल गोल छल्ले होते हैं। एक छल्ला एक साल में बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उससे एक एक को गिनते जाओ तो उससे पता चल जाएगा कि ये पेड़ कितना पुराना है, यानी उस पेड़ की उम्र क्या है, ऐसा है ना। तो वो सब कैसे काम कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कैसे होगी, तो फोटोसिंथेसिस वगैरह क्या है, उसकी कार्यकी में आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इनके आधार पे क्या करते हैं, वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। वैसे वर्गीकरण में वर्गकों के बारे में सबसे पहले जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था वो डी कंडोली साहब थे, है ना। डी कंडोली उन्होंने किया था, लेकिन फिर भी डी कंडोली ने जो अरेंजमेंट बताया वो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। पॉपुलर किसका हुआ, कैरोलस लिनियस साहब का। तो कैरोलस लिनियस वाज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, आज भी उन्हें बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने द्विनाम पद्धति दी थी। और उन्होंने किसके आधार पे, कृत्रिम रूप से, देखो कई तरीके से वर्गीकरण किया गया है, कुछ प्राकृतिक रूप से, कुछ कृत्रिम रूप से। कृत्रिम रूप का मतलब क्या होता है, नेचर कैसे चली वो अलग है, क्योंकि बेसियन है ना, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। वैसे उन्होंने ये बोला कि प्रकृति में विकास दो तरीके से होता है, या तो बढ़ेगा या कम होगा, यानी कि हर बार ऐसा नहीं है कि नए नए अंगों का विकास पौधे में होते चले जाएगा, ठीक है। कुछ में क्या होता है, धीरे धीरे कुछ अंग हासित होने लग जाते हैं, खत्म होने लग जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, लेमार्क का एक पढ़ा होगा आपने कि जिन अंगों की उपयोगिता खत्म हो जाती है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं ना, उपार्जित लक्षणों का वंशक्रम जो पढ़ा है आपने, उपार्जित लक्षणों की वंशागति के जो नियम है, ठीक है। तो उसमें क्या है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का मतलब क्या होगा कि जो लक्षण धीरे धीरे हम जो पौधा काम में नहीं ले रहा है, जिनको काम में नहीं ले रहे हैं, जिन लक्षणों को धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, यानी कि विकास हमेशा दो क्रम में होता है, या तो कोई लक्षण आगे बढ़ता जाएगा या फिर कोई लक्षण धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। तो हमेशा विकास की प्रक्रिया द्विदिशीय होती है, ठीक है। लेकिन विकास का जो क्रम चलता है वो कैसे चलेगा, धीरे धीरे, प्रकृति में धीरे 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 या तो कोई अंग विकसित होना शुरू होगा या कम होगा, ठीक है। अब बात करते हैं वर्गीकी में जो वर्गक हैं, इनमें सबसे पहले सबसे छोटी वर्गीकरण की इकाई आपसे कई बार पूछी जाती है, तो वो कौन है, जाति, स्पीशीज। क्योंकि आप तो इतना तो आप जानते हो कि जातियां मिलके, बहुत सारी जातियां मिलके क्या बनाती है, वंश। और बहुत सारे वंश मिलकर के क्या बनाते हैं, गण। गण मिलके क्या बनाएगा, फैमिली वगैरह आपने पढ़ा ना अभी ऐसे, कि जातियां मिलके क्या बनाएंगी, वंश। वंश मिलके क्या बनाएंगे, कुल। कुल मिलके क्या बनाएंगे, गण। गण मिलके क्या बनाएंगे, वर्ग, है ना। और वर्ग के बाद क्या आ जाएगा, प्रभाग। और प्रभाग के बाद क्या आ जाएगा, जगत, ठीक है ना। तो कई बार पूछा जाता है पंच जगत की प्रणाली किसने दी थी, पंच जगत, 5 किंगडम थ्योरी जो है वो किन्होंने दी, R.H. विटेकर साहब ने दी है। तो उन्होंने क्या किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया, है ना, 5 जगत दिए थे। तो उसमें फंजाई तो अलग फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। प्लांटी हम अभी पढ़ रहे हैं, प्लांटी में भी हम आगे क्या पढ़ रहे हैं, पौधों में शैवाल और कवक, वे सब आप पढ़ चुके हो, है ना। कवक हालांकि विटेकर ने बिल्कुल अलग किंगडम बना दिया था, है ना, उसको पौधों में मर्ज नहीं किया था, जबकि पादप जगत के अंतर्गत अब इसलिए मान लेते हैं कुछ, क्योंकि उसके लिए कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है,
कोई ऐसे वैज्ञानिक का नाम आप नहीं सुझाव में दे सकते हैं जिन्होंने ये स्पेशली पर्टिकुलरली कि हाँ भाई उन्होंने कहा था कि पौधों में फंजाई को मर्ज कर दिया जाए। फंजाई में कालांतर में इसलिए मर्ज कर दिया गया क्योंकि उसके अंदर कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, वो अपना टॉपिक नहीं है फिलहाल। अपना टॉपिक क्या है, आवृत बीजी, है ना। तो पौधे आपने पढ़े, जिम्नोस्पर्म, है ना, अनावृत बीजी, फिर उसके बाद आवृत बीजी। तो आवृत बीजियों के हम ज्यादातर अध्ययन कर चुके हैं पहले। तो सबसे पहले जाति, जाति किसे कहेंगे, वो पौधे या वो जंतु, ये ऐसा जिसकी जो है संकल्पना किसने दी थी, जॉन रे, साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनका नाम था मिस्टर जॉन रे। उन्होंने जाति की संकल्पना दी और उन्होंने ये बताया कि जाति शब्द उन दो समान जीवों के लिए प्रयुक्त किया जाएगा जो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, यानी कि बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से समान होंगे और जिनमें प्रजनन की संभावना है। सबसे बड़ी बात क्या है, प्रजनन संभव है या नहीं है, क्योंकि अब जाति की संकल्पना के और भी कई रूप हो गए हैं। अब जाति की संकल्पना सीधे इतनी सी नहीं रही कि जिनमें कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमेशा बाहर से जो एक जैसा दिखे वो प्रजनन के योग्य हो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब उसकी संकल्पना थोड़ा बढ़ गई है, ठीक। बहुत सारी जातियों में कौन कौन से जीव रखे जाएंगे, जो बाहर से और आंतरिक, आंतरिक मतलब एनाटॉमी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेनेटिकली, क्योंकि जिनके जीन समान होंगे उन्हीं के बीच क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन होगा तभी तो क्या होगा, नई संतति उत्पन्न होगी। और उसमें भी ये शर्त है कि दो, मतलब एक ही जाति में उन दो जीवों को रखा जाएगा जिनके अंदर प्रजनन, जो बाहरी और आंतरिक रूप से समान हो, जिनमें प्रजनन की क्षमता हो। दूसरी चीज, जिनके प्रजनन से बनी हुई संतान भी प्रजनन योग्य होनी चाहिए। जैसे हम एक जूलॉजी का एग्जाम्पल लें अगर, कि एक शब्द सुना होगा अपनी, खच्चर, म्यूल, है ना। तो खच्चर क्या है, संकृत जीव है ना, वो घोड़े का और गधे का, है ना, डंकी एंड हॉर्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है ना। उसी में एक और होता है हिन्नी, ठीक है, नया वर्ड लग रहा होगा अगर, तो देखो भाई म्यूल तो खच्चर होता है, तो ये तो साइज में बड़ा होता है, लेकिन अब ये बताओ कि एक तो हो गया क्या, डंकी, और दूसरा क्या हो गया, हॉर्स, है ना। तो हॉर्स और डंकी के कॉम्बिनेशन से, यानी कि यहाँ भी क्या हो रहा है, संतान तो दोनों ने उत्पन्न कर दी ना, फिर इनको एक जाति में क्यों नहीं रखा, क्योंकि संतान तो बनी, लेकिन वो संतान तो प्रजनन योग्य नहीं है ना, इसलिए उनको एक जाति में नहीं डाला गया है, ठीक है। तो ये चीज समझने वाली है कि उन्हीं जीवों को लिया जाता है जो स्वयं प्रजननक्षम हो, उनके मिलने से एक नई संतान उत्पन्न हो सके, और वो संतान भी जननक्षम होनी चाहिए, तभी उन्हें एक जाति में माना जाएगा। वरना तो डंकी और हॉर्स को क्यों नहीं माना जाता, नहीं माना जाता ना। दूसरी चीज देखो भाई, एक वर्ड और आया था अपना हिन्नी, है ना, हिन्नी भी इन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है, हिन्नी को हिन्नी बोलते हैं, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, ठीक है। इसमें यह है कि अगर डंकी मेल है, नर है, और हॉर्स जो है वो फीमेल है, तो इसके स्पर्म आएंगे। तो अब इस कंडीशन में इसके शुक्राणुओं के द्वारा इसका गर्भाशय बड़ा होता है, तो जो संतान की उत्पत्ति होगी वो साइज में बड़ी होगी, ठीक है, तो वो म्यूल बनेगा, खच्चर। लेकिन अगर ऐसा हो कि हॉर्स जो है वो मेल हो, यानी इसके शुक्राणु हो, और डंकी जो है वो फीमेल हो, तो इस कंडीशन में जो कॉम्बिनेशन के थ्रू संतान बनी, उसमें क्या, अब डंकी फीमेल है तो इसका यूट्रस, उसका गर्भाशय छोटा होगा, तो जो संतान बनेगी उसको ज्यादा ग्रोथ करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, स्पेस नहीं है, तो इसलिए वो छोटी बन जाती है, ठीक है। तो ये म्यूल का ही वर्जन होता है, ठीक। लेकिन दोनों ही प्रजनन क्षम नहीं होते हैं, ठीक है, मेहनती दोनों होते हैं, दोनों में गुण बराबर होते हैं, लेकिन साइज का फर्क पड़ जाता है। तो अब उसे हम, अब बताओ, डंकी को और हॉर्स को तो हम नहीं रखते ना एक जाति में, तो जो संतति उत्पन्न होती है वो भी प्रजनन क्षम होनी चाहिए, ठीक। अब आ गया क्या, जाति, जाति में क्या है, स्पीशीज वर्ड किसने दिया, जॉन रे ने दिया, ठीक। अब जॉन रे ने जो वर्ड दिया उसके फिर आगे कुछ प्लांट्स में, तो देखो एनिमल्स में इतना ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है इस बारे में, प्लांट्स में ज्यादा हुई है, प्लांट्स में वेराइटीज भी आने लगी हैं अब, जो कि त्रिनाम पद्धति कई बार प्रयुक्त करने लग जाते हैं, है ना। यानी कि पाइसम सटाइवम मटर है, ठीक है, पाइसम उसका वंश हो गया, सटाइवम उसकी जाति होगी, लेकिन उसके बाद भी उसमें फिर वेराइटीज आ जाती है, जंगली मटर, है ना,
और घरेलू मटर। अच्छा वैसे जंगली एक शब्द होता है जंगली, वाइल्ड। वाइल्ड के मतलब क्या होता है, आपने जेनेटिक्स पढ़ी होगी और भी आगे पढ़ोगे तो टेक्सोनॉमी में तो आपको यूज करना पड़ता है। कई बार जेनेटिक्स में यूज किया जाता है कि वाइल्ड टाइप लिया है, जैसे आपको वो हरित क्रांति वगैरह जब पढ़ी होगी तब आपने पढ़ा होगा ना, जंगली मतलब वामन पौधे थे जो थे धान के, वो प्रयुक्त किए गए। तो जंगली शब्द का मतलब क्या है यहाँ पे, वाइल्ड का मतलब होता है वो जीव की वो प्रजाति या वो जाति जो प्रकृति में कहीं भी आसानी से मिल जाए, चाहे सड़क किनारे हो, चाहे खेत में हो, चाहे कहीं भी हो। ठीक है, वो जो आसानी से कहीं भी मिल जाए उसे वाइल्ड कहते हैं। वाइल्ड का मतलब ये नहीं है कि वो जंगल में मिलेगी, नहीं, जंगल में मिले ना मिले, वो आसानी से कहीं भी मिल जाए, है ना, तो उसे जंगली कहा जाता है। ठीक है, जंगली शब्द अच्छा नहीं लगता है ना, तो उसे हम वाइल्ड जाति बोलते हैं। ठीक, तो आगे क्या हो गया, जाति तो ये हो गई जिसमें क्या हो, प्रजनन क्षम हो, समान। समान कैसे हो, आकारिकी। हालांकि इन शब्दों के कुछ एक्सेप्शंस आएंगे आगे, ठीक है, आकारिकी और, क्योंकि ये पुरानी वो है डेफिनेशन, आकारिकी और आनुवंशिक रूप से समान जीव जो प्रजनन द्वारा या प्रजनन क्षम होते हैं ना, जो परस्पर प्रजनन कर सके, जो परस्पर प्रजनन द्वारा जनन क्षम संतान उत्पन्न करें, यानी कि उसमें भी क्षमता होनी चाहिए, जनन क्षम संतति उत्पन्न कर सके, है ना। ऐसे जीवों को, ऐसे जीव समूह या ऐसे जीवों को एक जाति में माना जाता है। ऐसे जीव सजातीय होते हैं, यानी उन्हें एक जाति में रख देते हैं, ठीक है, वो एक ही जाति के माने जाएंगे। अब इसके कुछ आगे रिसर्च होने के बाद कुछ चीजें अलग अलग आई, ठीक है। अब इसको समझने से पहले देखो, कुछ वर्ड है, 3 टाइप्स आ जाते हैं, इनकी डेफिनेशन बहुत कंफ्यूजिंग होती है, ठीक है। एक होता है बायोटाइप, टाइप मतलब प्ररूप, ठीक है, टाइप जैसे आपने पढ़ा होगा ना आनुवंशिकी में, फिनोटाइप, जीनोटाइप, जीन प्ररूप, है ना, लक्षण प्ररूप। तो बायो मतलब होता है जीव, है ना, मुझे लगता है 3rd ईयर में पूछने की जरूरत है, बायोलॉजी का फुल फॉर्म क्या होता है। बायो मतलब जीव, लॉजी मतलब अध्ययन, जीवों का अध्ययन बायोलॉजी, तो बायो मतलब जीव, और ये क्या हो गया, प्ररूप, जीव प्ररूप, एक वर्ड। दूसरा वर्ड बायोटाइप, उसके बाद इकोटाइप, ठीक। इकोटाइप, इको मतलब पारिस्थितिक, और तीसरा क्या होता है, इकेड। इकेड को कहते हैं इकोफीन, इकोफीन अनुकूलक प्ररूप। देखो एक बार आपको साइंटिफिकली समझाते हैं, ठीक है, फिर आपको आपके तरीके से समझाएंगे जो आपको समझ में आए और हमारे समझाने में भी सही रहे, ठीक। साइंटिफिकली बायोटाइप का मतलब होता है एक ही जाति के ऐसे जीव या ऐसे पौधे जो एक ही वातावरण में रहते हैं फिर भी उनके अंदर असमानता होती है, तो उसे क्या कहते हैं, बायोटाइप। इकोटाइप का मतलब होता है कि वातावरण की वजह से या कि अन्य बात, यानी एक ही जाति के ऐसे जीव जो भिन्न वातावरण में रहने के कारण भिन्न भिन्न विभिन्नताओं के द्वारा अपने अंदर विभिन्नताएं ले लेते हैं। एक ही जाति के ऐसे जीव जो भिन्न वातावरण के कारण विभिन्नता युक्त होते हैं, है ना, और अपनी बाद में उसी माहौल में लाए जाएंगे तो आनुवंशिक रूप से प्रजनन करेंगे, इस बात की कोई 100% गारंटी नहीं।
कई बार करता है। इकेट, इकेट का मतलब ये है कि वातावरण बदलते ही वो अनुकूलन में आ गए और एक ही जाति के ऐसे पौधे वातावरण जन्य अनुकूलन प्राप्त करने की वजह से अलग अलग प्रकार के प्रतीत होते हैं। अब ये साइंटिफिक डेफिनेशन तो समझ में आ भी सकती है, याद तो रखी जाएंगी एक तरीका। एक ये है कि हम थोड़ा इसको ट्रिक वाइज याद करेंगे। देखो बी से बायोटाइप और बी से एक वर्ड आता है भाई बहन, है ना। अब ऐसे समझ भाई बहन, है ना, कली भैया दो ही। तो बायोटाइप जीव प्ररूप भाई बहन। भाई बहन कैसे होते हैं? एक ही मतलब माता पिता एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही वातावरण में रह रहे हैं, फिर भी उनके अंदर विभिन्नताएं होती है ना। कि बहनें बहुत शरीफ होती हैं, भाई बहुत उद्यमी होते हैं, ऐसा नहीं है, है ना। कई बार भाई भी बहुत शरीफ होते हैं, बेचारे पिट लेते हैं बहन बड़ी हो तो, है ना। है कुल मिला के बात समझने की कोशिश कीजिए कि वातावरण एक जैसा है, उनकी उत्पत्ति भी एक ही माता पिता से हुई है ना, यानी कि उनके जनक भी समान है। अच्छा आवाज आ रही है या नहीं बता देना आप लोग, है ना। आवाज आ रही है? आप प्लीज मुझे टाइप करके बताना आवाज आ रही है। तो यानी कि एक ही घर है, एक ही वातावरण है, उनकी उत्पत्ति भी समान है, लेकिन फिर भी उनके अंदर क्या है। आवाज आ रही है या नहीं आ रही? तो क्या होगा कि जब अलग अलग मतलब एक ही ओरिजिन है उनका और एक ही उनका वातावरण है, ठीक है। तो उसमें क्या है, एक ही साथ रह रहे हैं, एक ही जाति के हैं, लेकिन फिर भी समान वातावरण में रहते हुए उनके अंदर क्या है, विभिन्नताएं हैं। ठीक, ओके आ रही है बस, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, जीव प्ररूप, ठीक है। बी फॉर बायोटाइप, बी फॉर भाई बहन, ठीक। यानी कि उनमें क्या होगा, एक ही वातावरण में रह रहे हैं, जैसे घर में भाई बहन है ना, उनमें है ओरिजिन सेम है, वातावरण सेम है, घर का दोनों बराबर पल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर विभिन्नताएं है ना, भाई का व्यवहार अलग है, बहन का अलग है। तो इसको बोलते हैं, यानी कि इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। बायोटाइप का मतलब होता है एक ही जाति के ऐसे जीव जिनमें समान वातावरण में रहते हुए भी क्या है, विभिन्नताएं हैं, ठीक है, एक ही जाति के हैं, यानी कि ओरिजिन सेम है, एटमॉस्फेयर सेम है, फिर भी उनके अंदर क्या है, विभिन्नता। अगला आता है इकोटाइप, ठीक। इकोटाइप वर्ड का मतलब क्या होता है, इकोटाइप का मतलब है पारिस्थितिक प्ररूप, ठीक। पारिस्थितिक प्ररूप को याद करने का एक सिंपल तरीका है, जैसे समझिए कि दो ट्विंस पैदा हुए, ठीक है। ट्विंस का मतलब जुड़वा, है ना। अब जुड़वा चाहे भाई भाई हो या बहन बहन हो या भाई बहन हो, जो भी हो, है ना। जनरली ले लेता है कि दो भाई एक साथ जुड़वा पैदा हुए, जुड़वा होने के बाद एक को तो भेज दिया वेस्ट इंडीज, अफ्रीका वगैरह कहीं भी, मतलब ऐसी जगह पे, मतलब भूमध्य रेखा क्या रीजन। अच्छा ठीक है भाई, आप लोग रिज्वाइन कर लीजिए एक बार, फिर करेंगे स्टार्ट।